विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिनिधि की आवश्यकता क्या है, यानी प्रतिनिधिक प्रणाली की क्यों आवश्यकता है। आधुनिक काल में विश्व के अधिकांश राज्यों द्वारा प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। प्रजातंत्र शासन के दो प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र तथा अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन में भाग लेती है। शासन के इस रूप को सबसे अधिक श्रेष्ठ कहा जा सकता है, लेकिन वर्तमान समय में क्षेत्र और जनसंख्या की दृष्टि से विशाल राज्यों में शासन का यह रूप व्यवहारिक नहीं रह गया है। अतः वर्तमान समय में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र ही प्रजातांत्रिक शासन का एकमात्र व्यवहारिक रूप है। इस व्यवस्था में सामान्य जनता प्रतिनिधि चुनती है और ये प्रतिनिधि शासन का संचालन करते हैं। प्रतिनिधियों को चुनने के इस अधिकार को ही सामान्यतः निर्वाचन का अधिकार कहते हैं। निर्वाचन के इस अधिकार को प्रजातंत्र का आधार कहा जा सकता है, क्योंकि यदि सामान्य जनता अपने इस अधिकार का सही रूप में प्रयोग करती है तो एक श्रेष्ठ सरकार का निर्माण होता है और नागरिकों का उत्थान संभव हो सकता है। अन्यथा संपूर्ण व्यवस्था ही दूषित हो जाती है। अतः वर्तमान समय में इस प्रतिनिध्यात्मक शासन में प्रतिनिधित्व, निर्वाचन और निर्वाचन की प्रक्रिया बहुत अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। वस्तुतः यही वे आधार हैं जिन पर प्रजातंत्र का संपूर्ण भवन खड़ा होता है। निर्वाचन प्रणाली की दृष्टि से यदि हम चर्चा करें तो दो प्रकार की निर्वाचन प्रणाली होती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जैसे कि मैंने पूर्व में भी बताया कि यदि जनता प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करे तो उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है। यह बिल्कुल सरल विधि है। इसके अंतर्गत प्रत्येक मतदाता निर्वाचन स्थान पर विभिन्न उम्मीदवारों में से किसी एक उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करता है और जिस उम्मीदवार को सर्वाधिक मत प्राप्त होते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, स्विट्जरलैंड आदि देशों में व्यवस्थापिका के प्रथम सदन के निर्माण हेतु इसी पद्धति को अपनाया गया है। दूसरी प्रणाली है अप्रत्यक्ष निर्वाचन। जब सामान्यतः मतदाता एक ऐसे निर्वाचन मंडल का चुनाव करते हैं जो प्रतिनिधियों का चुनाव करता है, तो ऐसी पद्धति को अप्रत्यक्ष पद्धति कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति तथा भारत के राष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि सामान्यतः मतदाता निर्वाचक मंडल का निर्वाचन करते हैं और यह निर्वाचक मंडल राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। भारत, सोवियत संघ, फ्रांस के द्वितीय सदनों के निर्वाचन का यही प्रणाली अपनाई गई है। सबसे पहले हम देखते हैं अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष की निर्वाचन प्रणाली को जानने के बाद हम देखते हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली के गुण क्या हैं और इसके दोष क्या हैं। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रणाली जो है, प्रत्यक्ष जो निर्वाचन प्रणाली जो है वो प्रजातंत्र की धारणा के अनुकूल है। यह प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अवसर देती है। अतः जनता स्वाभाविक रूप से यह महसूस करती है और कि यह शासन उनका अपना है और यह पद्धति प्रजातंत्रीय व्यवस्था के अनुकूल है। दूसरी बात यह आती है कि मतदाता और प्रतिनिधियों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क बना रहता है। चूँकि इस पद्धति में जनता अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करती है, अतः जनता और उसके प्रतिनिधि के बीच संपर्क बना रहता है। दोनों एक दूसरे की भावनाओं से परिचित रहते हैं। इसके अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों के कार्य पर निगरानी और नियंत्रण भी रख सकती है। तीसरी बात जो आती है वो यह है कि जब जनता अपने प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से चुनती है तो विभिन्न दल और उनके उम्मीदवार
अपनी नीति और कार्यक्रम जनता के समक्ष रखते हैं, जिससे जनता को भारी राजनीतिक शिक्षा मिलती है और उनमें राजनीतिक जागरूकता की भावना का उदय होता है। इससे सामान्य जनता की अपने अधिकार और कर्तव्यों का अधिक अच्छे से प्रकार से ज्ञान भी हो पाता है। तो ये अपने प्रत्यक्ष जो है निर्वाचन प्रणाली के गुण देखे, किंतु इस प्रणाली में कई दोष भी प्रकट होते हैं कि आलोचकों का कथन है कि जनता अपने मत का उचित प्रयोग करने की क्षमता नहीं होती। मतदाता अधिक योग्य और शिक्षित न होने के कारण नेताओं के झूठे प्रचार और जोशीले भाषणों के प्रभाव में बह जाते हैं और निकम्मे, स्वार्थी तथा चालाक उम्मीदवारों को चुन लेते हैं। दूसरी बात यह आती है कि जो इसमें गुण में यह बताया जाता है कि जनता को सार्वजनिक शिक्षा इससे मिलती है। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के अंतर्गत किया जाने वाला निर्वाचन अभियान शिक्षा का अभियान नहीं होता, अपितु यह तो निंदा, कलंक और झूठ का अभियान होता है। चुनाव में उम्मीदवारों को और उनकी नीतियों को ठीक प्रकार से समझने के बजाय उनके सामने व्यक्तियों और समस्याओं का विकृत चित्र प्रस्तुत किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मतदाता गुमराह हो जाता है। इसके अतिरिक्त इस प्रणाली का एक दोष यह भी आता है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं वो निर्वाचनों से दूर रहते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष निर्वाचन में चुनाव अभियान नैतिकता के निम्न स्तर तक गिर जाने के कारण बुद्धिमान व निष्कपट व्यक्ति निर्वाचन से दूर भागते हैं। जब ऐसे व्यक्ति उम्मीदवार के रूप में आगे नहीं आते तो देश को स्वभावतः हानि पहुंचती है। एक और अवगुण यह है कि इस प्रकार के चुनाव पर बहुत अधिक खर्चा आता है और बड़े पैमाने पर इसका प्रबंध करना होता है। अत्यधिक जोश खरोश के कारण अनेक बार दंगे फसाद भी हो जाते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के इन्हीं दोषों के कारण कई व्यक्ति इसकी जगह अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाने की सलाह देते हैं, या कई विद्वानों ने जो है इसके बजाय अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को अपनाने पर अपनी सहमति दी है। क्यों दी है? इसका सबसे बड़ा गुण यह है कि इससे योग्य व्यक्तियों का निर्वाचन संभव हो पाता है। सामान्य जनता की अपेक्षा जनता द्वारा जब प्रतिनिधियों के निर्वाचन का कार्य एक छोटे से जनसमूह पर छोड़ दिया जाता है तो अधिक योग्य व्यक्तियों के निर्वाचन की आशा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त बुद्धिमान व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचन से दूर रहते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष निर्वाचन लड़ना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें निर्वाचन मंडल के थोड़े से बुद्धिमान सदस्यों से ही संपर्क स्थापित करना पड़ता है। दूसरा यह गुण आता है कि निर्वाचन पद्धति के दोष कम हो जाता है। इससे प्रत्यक्ष निर्वाचन में निर्वाचन व्यवस्था के जो आधारभूत दोष हैं वे इससे कम हो जाते हैं। इसमें भीड़ तंत्र की बुराइयां कम हो जाती हैं और चुनाव में बहुत अधिक झूठा प्रचार नहीं फैलता है। इसमें दलबंदी की भावना भी कम हो जाती है और निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण प्रचार कार्य में अधिक खर्च नहीं करना पड़ता। इसके अतिरिक्त ऐसे चुनावों में हुल्लड़बाजी और दंगे फसाद का भी डर कम हो जाता है। नव स्थापित प्रजातंत्रों के लिए श्रेष्ठ। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नव स्थापित प्रजातंत्रों में के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि नव स्थापित प्रजातंत्रों में इस बात का बहुत अधिक डर रहता है कि राजनीतिक जागरूकता के अभाव के कारण जनता अयोग्य व्यक्तियों को प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित कर देगी। सामान्य जनता की अपेक्षा निर्वाचन मंडल के सदस्य अधिक बुद्धिमान होने के कारण अप्रत्यक्ष निर्वाचन को अपनाकर इस प्रकार के भय को दूर किया जा सकता है और जनता प्रजातंत्रवाद में विश्वास जमाए रखा जा सकता है। एक और इसका यह गुण सामने आता है प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का कि यह बड़े चुनावों के क्षेत्रों के लिए लाभप्रद है। कैसे है कि बड़े चुनावों में चुनाव क्षेत्रों में विशेषतः अप्रत्यक्ष ही निर्वाचन प्रणाली श्रेष्ठ है। इस संबंध में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन
का उदाहरण दिया जा सकता है, क्योंकि इतने लंबे स्तर पर एक साथ मतदाताओं को प्रत्यक्ष निर्वाचन में एकत्रित करना संभव नहीं है, उनकी राय जानना। इसलिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा इस कार्य को अधिक अच्छे ढंग से जो है किया जा सकता है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की जो है समर्थन किया जाता है, किंतु यह प्रणाली भी पूरी तरह दोषों से मुक्त नहीं है। इस प्रणाली में के जो दोष हैं उसमें ये सबसे पहले ये कहा जाता है कि इसमें जो है यह पूरी तरह लोकतंत्री नहीं है, क्योंकि इसमें मतदाताओं को अपने प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने का अधिकार नहीं होता। अतः सामान्य जन प्राय इस पद्धति से असंतोष अनुभव करते हैं। लीवर के शब्दों में, मेरा विश्वास है कि यदि दोहरी निर्वाचन पद्धति अपना ली जाए तो अमेरिकन व अंग्रेज दोनों मताधिकार को निरर्थक समझने लगेंगे। दूसरी बात जो आती है वो है सार्वजनिक कार्यों में उदासीनता। यदि जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार न हो तो संभव है कि साधारण जनता सार्वजनिक कार्यों में उदासीन हो जाए और राजनीति में केवल नाम मात्र की ही रुचि ले। इस प्रकार की पद्धति को अपनाने पर जनता की राजनीतिक शिक्षा के अवसर भी कम हो जाते हैं। रिश्वत की आशंका, अप्रत्यक्ष निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या कम होने के कारण उम्मीदवार का उन तक पहुंचना और धन के प्रलोभन के आधार पर उन्हें अपनी ओर खींच लेना सरल हो जाता है। जनता का प्रतिनिधि से संपर्क नहीं। अप्रत्यक्ष निर्वाचन में जनता और प्रतिनिधि के बीच निर्वाचक मंडल की दीवार खड़ी हो जाने के कारण जनता का अपने प्रतिनिधियों से कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रहता और निर्वाचन की धारणा आधारभूत रूप से गलत हो जाती है। इस प्रणाली का एक जो दोष यह भी आता है कि यह दलीय पद्धति के कुप्रभाव इससे कम नहीं होते हैं। आलोचकों के विचार में अनुभव यह बताता है कि यह पद्धति दलीय पद्धति के कुप्रभावों को कम करने के बजाय उन्हें बढ़ाने का कार्य करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन इस बात का उदाहरण है। लास्की इस बात का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह 4 माह का राजनीतिक व्यभिचार है। तो इस तरह से हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रणाली के गुण दोषों पर चर्चा करी और अब हम देखते हैं कि निर्वाचन जो क्षेत्र हैं वो किस तरह से होता है, यानी निर्वाचन क्षेत्रों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है और उनका जो है प्रतिनिधियों की क्या व्यवस्था होती है। तो निर्वाचन क्षेत्र 2 प्रकार के होते हैं, एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र। जब किसी एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत जब किसी राज्य को उतने ही निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितनी संख्या में प्रतिनिधि चुने जाने हों और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है, तो इसे एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। वर्तमान समय में विश्व के लगभग सभी प्रजातंत्र में ऐसे ही निर्वाचन क्षेत्र हैं। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र जब संपूर्ण राज्य अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अनेक प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो उन्हें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। इस पद्धति में सामान्यतः मतदाता को उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितनी संख्या में प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना हो। एक निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि भेजे जाएंगे इसका निश्चय क्षेत्रफल अथवा जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इस पद्धति को साधारण टिकट प्रणाली भी कहा जाता है। फ्रांस में यह पद्धति राष्ट्रीय निर्वाचन के लिए सन 1912 में अपनाई गई थी, किंतु 1927 में त्याग दी गई थी, है ना। तो हम इस प्रकार हमने एकल सदस्यीय और बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों के बारे में जाना।
अब हम देखते हैं कि एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के गुण क्या हैं। इसमें जो है निर्वाचन और प्रतिनिधि के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है और निर्वाचन क्षेत्र एक निश्चित प्रतिनिधि होने के कारण प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के निवासियों से उनका प्रत्यक्ष संपर्क रहता है और यह प्रतिनिधि अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं से पूरी तरह परिचित होने के कारण व्यवस्थापिका में अपने निर्वाचन क्षेत्र के हितों का बहुत अधिक श्रेष्ठतापूर्वक प्रतिनिधित्व कर सकता है। दूसरी बात यह आती है कि इसमें योग्य व्यक्तियों का चयन संभव होता है। निर्वाचन क्षेत्र छोटा होने के कारण मतदाताओं को विविध उम्मीदवारों की योग्यता का ज्ञान बड़ा सरल होता है, इसलिए वे अयोग्य और स्वार्थी उम्मीदवारों द्वारा आसानी से बहकाए नहीं जा सकते और सर्वोत्तम व्यक्तियों के चुने जाने की संभावना अधिक रहती है। इसके अतिरिक्त इसमें संपूर्ण देश को निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित करने के कारण देश के प्रत्येक भाग को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है, जिससे स्थायी सरकार का निर्माण होती है और यह निर्वाचन की सबसे सरल पद्धति है, जिसके कारण इसको अपनाने में कोई कठिनाई भी नहीं होती। किंतु इस प्रणाली का दोष यह है कि इसमें जो है यह पद्धति रुचि के क्षेत्र को संकुचित कर देती है और कई निर्वाचन क्षेत्रों में अयोग्य और भ्रष्ट प्रतिनिधि निर्वाचित हो जाते हैं। शासक द्वारा इस प्रणाली के अंतर्गत शासक दल को अपने ही लाभ की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्र बनाने का अवसर मिल जाता है और वह विरोधी दल के समर्थकों को कम से कम क्षेत्रों में सीमित करके अनुचित लाभ प्राप्त कर लेता है। शासक द्वारा अपने पक्ष अपनाए गए इस तौर तरीके को राजनीति विज्ञान में गैरीमैंडरिंग के नाम से जाना जाता है। आया समझ में? गैरीमैंडरिंग क्या है कि इसके अंतर्गत शासक दल अपने लाभ की दृष्टि से निर्वाचन क्षेत्र बनाने का अवसर मिल जाता है और विरोधी दल के समर्थकों को कम से कम क्षेत्रों में सीमित करके अनुचित लाभ प्राप्त कर लेता है। एक और दोष इसमें यह आता है कि यह पद्धति इसके अंतर्गत कई बार ऐसे उम्मीदवार सफल हो जाते हैं जिन्हें कुल मतदाताओं का बहुमत प्राप्त नहीं होता। तो इस तरह से बहुमत न प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का निर्वाचन होना प्रजातंत्र का आधारभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है और इसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की समुचित संतोषजनक जो है पद्धति को नहीं अपनाया जाता और क्योंकि एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में इसमें साधारण पद्धति ही अपनाई जाती है, जिससे कि अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है। इसी कारण कई लोग या विद्वान बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र को अपनाने पर जोर देते हैं, जिससे कि श्रेष्ठ व्यक्तियों का निर्वाचन हो सके, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र बड़ा होने के कारण उम्मीदवार चुनने में अधिक स्वतंत्रता रहती है, राज्य के हितों की उन्नति रहती है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र किसी विशेष व्यक्ति का नहीं अपितु सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करता है। बड़े निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित प्रतिनिधि राज्य के सामान्य हितों में रुचि लेते हैं और इस प्रणाली का गुण यह है कि इसमें अल्पसंख्यकों को भी उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है, जिससे कि उनको अपनी संख्या के अनुपात में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया जाता है। इसमें शासन केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए चुनाव क्षेत्रों में, यानी जो गैरीमैंडरिंग जैसा दोष है वो नहीं हो पाता और इसके लिए चुनाव क्षेत्रों में तोड़ मरोड़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस प्रणाली के ये गुण हैं, किंतु इस प्रणाली का दोष यह है कि इसमें विभिन्न दलों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसके कारण अस्थायी सरकारें जन्म लेती हैं और देश की राजनीति में अनेक छोटे दल और गुट जन्म ले लेते हैं। इन छोटे गुटों के कारण राजनीति दूषित हो जाती है और स्थायी मंत्रिमंडल का निर्माण नहीं बन पाता। निर्वाचक और प्रतिनिधियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क नहीं रह पाता और इस दृष्टि से यह पद्धति प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध है।
बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि अपने आप को किसी विशेष क्षेत्र के लिए उत्तरदायी नहीं समझता, क्योंकि उस क्षेत्र से व्यवस्थापिका के लिए अनेक प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं। निर्वाचन क्षेत्र विशाल होने के कारण मतदाता के लिए उम्मीदवार का ठीक से मूल्यांकन करना भी कठिन होता है और वह वाक्पटु तथा चतुर राजनीतिक नेताओं के प्रचार का शिकार हो जाता है। बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बहुत बड़े क्षेत्र में निर्धन उम्मीदवार चुनाव में विजय प्राप्त नहीं कर सकते, चाहे वे कितने ही बुद्धिमान क्यों न हों। इस प्रकार राष्ट्रीय व्यवस्थापिका इन योग्य व्यक्तियों का लाभ उठाने से वंचित रह जाती है। फाइनर ने इस निर्वाचन व्यवस्था के दोष को व्यक्त करते हुए लिखा है, इस पद्धति के दोष गंभीर ही नहीं अपितु वे उन आशाओं का भी अंत कर देते हैं जो व्यक्ति प्रतिनिधि शासन से करता है। तो इस प्रकार दोनों ही प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों के गुण दोषों को विवेचन के आधार पर कह सकते हैं कि एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से अधिक लाभदायक, शिक्षाप्रद और प्रजातंत्र के अनुकूल है। इसी कारण अधिकांश प्रगतिशील देशों में इसे मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद।